इस वीडियो में डिस्कस हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरम 1.1 बुक में है। थ्योरम 1.1 उसे हम लोग बोलते हैं लिखा हुआ दैट इज इक्वलिस्ट डिवीजन लेमा। इस लेमा का स्टेटमेंट एज इट इज एग्जाम लिखने के लिए आता है। तो इसका स्टेटमेंट यही है ना, देखना है ध्यान से कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists a unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r, where the value of r is greater than is equal to 0 and less than b। ओके, तो इसको समझते हैं स्टेटमेंट को है क्या। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है a एंड b। ठीक, अब इस a एंड b के बीच में कोई दो नंबर कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। उस दो नंबर को हम लोगों ने दिया है आर एंड बी। ओके, वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये वो इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं किस तरीके से करता है एग्जाम्पल के थ्रू। हाँ, जैसे सपोज हमारे पास ये ना स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम जरा देखते हैं एग्जाम्पल से। अगर हम लेते हैं 17, ओके, तो 17 को क्या हमने लिखा 6 इंटू 2 प्लस 5, और भी कुछ लिख सकते हैं बट हमने 17 को क्या लिखा हुआ है 6 इंटू 2 प्लस 5। अब इससे इसका कंपेयर करते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है हमारे पास a जो स्टेटमेंट में था ना, यहाँ पे a वो 17 के इक्वल है एंड b वो हमारा 6 के इक्वल है। दो वैल्यू बच गया हमारा q एंड r। q 2 के इक्वल्स होगा एंड r हमारा यहाँ पे 5 के इक्वल्स होगा। तो अब जब ध्यान से देखते हैं हम यहाँ पे a और b हमारे पास दो वैल्यू है। इस एग्जाम्पल के थ्रू a हमारे पास है 17 और b हमारे पास है 6। तो आप जरा देखिए यहाँ पे q और r। q जो है 2, q इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 5। ये ना इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो ये 2 एंड 5 इन दोनों का जो वैल्यू है ना, 2 एंड 5 ये दो जो वैल्यूज हैं ये ऑब्वियसली 17 और 6 के बीच में आ रहा होता है ना, वो a और b के बीच में। तो इसी a और b के बीच में दो नंबर्स एक 2 एक 5 एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब जब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक उसने कहा है स्टेटमेंट में कि r का जो वैल्यू है ना, वो b से छोटा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख रहे हैं r हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 है, क्लियर चल रहा है। r इज इक्वल टू 5 है और b हमारे पास इस इक्वेशन के थ्रू 6 है। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है r इज लेस देन b, तो यहाँ देख रहे हैं ना r जो है 5, ये ऑब्वियसली b यानी कि 6 इससे छोटा है। ठीक है, और r का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू 0, अगर किसी इक्वेशन में देखें दूसरे इक्वेशन में तो मिनिमम से मिनिमम वो 0 तक जा सकता है, या नहीं तो वो 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, ये कंडीशन को ध्यान में रखना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो इस लेमा या फिर जो हमारा डिवीजन लेमा है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब एक चीज़ ध्यान देखते हैं कि ये लेमा होता क्या है। तो लेमा कुछ नहीं होता है, बस एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। मतलब ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिससे कि हम लोग किसी अनदर स्टेटमेंट को, बेसिकली लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इस लेमा को हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी चीज़ को ये जो हमें एक एग्जाम्पल्स और दूसरे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग देखते हैं कि क्या वो उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ओके, तो एक सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, जैसे 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 12 इंटू 0, ओके, प्लस 5। ये तो लिख सकते हैं 12 इंटू 0 0 और प्लस 5 ये तो हम लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो नंबर है a और b। a की जगह पे है हमारा 5, b के जगह पे है 12, ऑब्वियसली a और b। अब बाकी जो दो नंबर बचा 0 एंड 5, ये ऑब्वियसली 5 एंड 12 के बीच में ही आ रहा होता है। बात समझ आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से हम लोग
कई सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझना है, ठीक है। ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ये जो हमारा स्टेटमेंट था, ये इसे अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि हमें अभी क्वेश्चन को जो आगे सॉल्व करेंगे उसमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू बी, ये काफ़ी जगह पे यूज़ होने वाला है। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो लेमा है इसे यूज़ करते हैं कुछ किसी नंबर्स का किसी दो नंबर्स के भी दो नंबर्स का जो HCF है वगैरह है वो फाइंड आउट करने के लिए कैसे करते हैं यूज़, हम लोग जरा उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब सपोज हमें ये दिया गया कि 455, ओके, 455 नंबर हमें दिया हुआ, ध्यान समझना इस चीज़ को, और एक नंबर हमें दिया हुआ है 42, ओके, 445 एंड 42। अब इन दोनों नंबर्स का हमें HCF कैलकुलेट करना है इस लेमा को यूज़ करते हुए। तो कैसे करेंगे, जो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, एक 455 को हम लोग लिखने का ब्रेक करके लिखने का ट्राई करेंगे। तो हमने ये लिखा कि एक नंबर को ऐसा ढूंढेंगे मैक्सिमम नंबर जिस 445 को डिवाइड कर सके, या फिर लाइक अगर उस टर्म में लिखना हो तो 42 लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, उस चीज़ को आप देखेंगे करके खुद से, तब समझ में आएगा। तो 42 इंटू 10 कितना हो गया, 420, एंड बची हमारे पास 35 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस 455 को हमने इस तरीके से ब्रेक किया, जस्ट इसको हम लोग वही डिवीजन लेमा के थ्रू जो ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं फर्दर, अब इस 42 को लेंगे, 42 को लिया हमने, तो 42 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 35 इंटू 1 प्लस 7 लिख सकते हैं ना। अब फिर क्या करेंगे, इस 35 को लेंगे, 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। जैसे ही हमारा यहाँ पे ये लास्ट है, प्लस के बाद वाला वैल्यू अगर वो 0 हो जाता है, हम यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। और ये जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक, ये जो वैल्यू आ रहा है जस्ट 35 इज इक्वल टू, जस्ट बाद जो नंबर है हमारा, उस नंबर को हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि ये जो नंबर है वो इन दोनों का 445 एंड 42 का HCF हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रहा है। तो 455 एंड 42 का HCF यहाँ पे कैलकुलेट करके आ रहा है, तो क्या आ रहा है 7। क्या किया हमने, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, 445 को लिया, इस तरीके से ब्रेक करके लिखा, अब इस 42 को लिया, फिर इसे ब्रेक किया। ये ब्रेक तब तक करते जाएंगे कि जब तक हमारे ये लास्ट वैल्यू 0 ना आ जाए, और जैसे ही 0 आएगा और इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होगा ये हमारा HCF हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे। आपको घर पे क्या ट्राई करना है, क्वेश्चन ट्राई करना है, पेज 5 NCERT बुक है ना, वो उसका एग्जाम्पल 1, ठीक है। आप पेज 5 एग्जाम्पल 1 ट्राई करें, देखिए कि वो आपसे बन पाता है या नहीं बन पाता है, ठीक है। नहीं बनने पे अगेन इस चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं NCERT बुक का एग्जाम्पल 2, ओके। एग्जाम्पल 2 में बोला गया है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q। अब अगर बुक है या फिर जो बुक को कंसल्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सो दैट एवरी, इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 है ना, उसमें ये बोलता है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 2q, हाँ, एंड एवरी ऑड नंबर और ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। हमें इस चीज़ को शो करना है कि अगर इवन होगा तो वो नंबर कुछ ऐसा होगा, इस फॉर्म में होगा, और ऑड अगर होगा तो वो नंबर कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है। जहाँ पे कि q क्या है, वो एक इंटीजर है, ठीक। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सपोज एग्जाम्पल 2 में सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि लेट a, ठीक है, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2। हमने एक a को एक पॉजिटिव को इंटीजर लिया और b का वैल्यू हमने 2 लिया हुआ है। अब यूक्लिड्स एल्गोरिदम या यूक्लिड्स लेमा को अगर अप्लाई करें तो हम a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2q प्लस r, ठीक है। a
ये हो गया बी, और ये क्यू आर का वैल्यू है वो ए और बी के बीच में होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे जिस स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और ये कंडीशन था कि ये क्यू का वैल्यू बी से छोटा होना चाहिए। ये बात क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर कैसे लिखा हमने? अब अगर a इज इक्वल टू 2q प्लस आर लिख रहा है तो q का वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वो जो कंडीशन था। ठीक, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, और r हमारा यहाँ पे 0 है, या फिर r का वैल्यू 1 हो सकता है। क्यों? बिकॉज r का वैल्यू जो है वो इस 2 से, या तो 2 से ऑब्वियसली छोटा ही होगा, लेकिन 0 से या 0 से बड़ा हो सकता है। तो r का वैल्यू है ना जो है वो 2 से स्मॉलर है, बट इसका वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग r का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो r का वैल्यू 1 हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे इस दो कंडीशन को कर लिखे। ठीक है, पहला कंडीशन अगर r का वैल्यू 0 तो a का वैल्यू क्या होगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, यानी कि a इज इक्वल टू 2q, सिर्फ और सिर्फ ये लिख सकते हैं। या नहीं तो अगर r का वैल्यू 1 हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, 2q प्लस 1। अब इस चीज़ को देखते हैं, किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म होता है, वो इवन, वो नंबर जो होगा वो कैसा होगा, इवन होगा। और इसके अकॉर्डिंग a का वैल्यू 2q अगर है, दैट मीन्स ये a हमारा इवन होगा, क्योंकि सपोज 5 एक और नंबर है, 5 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 10 एक इवन नंबर है। 7 to 2 बन गया 14 एक इवन नंबर है। अब जैसे ही 10 एक इवन नंबर, उसमें 1 ऐड किया हमने तो ये पूरा नंबर हो गया 11, ये ऑड हो गया। 14 इवन है, हमने 1 ऐड कर दिया 15, ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। उसी तरीके से 2q a इज इक्वल टू 2q इवन, लेकिन जैसे ही 2q में हमने 1 ऐड कर दिया, अगर सेकंड केस के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू 2q है ना, तो यहाँ पे 2q प्लस 1 ऑब्वियसली किस फॉर्म में होगा, ऑड फॉर्म में होगा, क्योंकि 2q इवन है तो 2q प्लस 1 क्या हो गया, ऑड हो गया, है ना। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल 2 है, ये प्रूव हो रहा है कि अगर इवन नंबर होगा तो वो 2q के फॉर्म में होगा, ऑड नंबर होगा तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। और ये हमारा इस कंडीशन, यहाँ से जो कंडीशन था वो उससे हमारा डिराइव हुआ। ठीक है, उसी तरीके से आप एग्जाम्पल 3 ट्राई कर सकते हैं एनसीईआरटी। एग्जाम्पल 3 अब ट्राई करेंगे। ओके, नहीं अगर सॉल्व होता है तो फर्दर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अब एक एग्जाम्पल 4 को हम एक्सप्लेन करते हैं। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल 4 अगर आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी। सबसे पहले देखते हैं 420 काजू बर्फी है, ठीक, एंड 130 बादाम बर्फी। दो टाइप का बर्फी है, 420 जो है वो काजू बर्फी है एंड 130 क्या है वो बादाम बर्फी है। ठीक है, अब ये है कि सी वॉन्ट्स टू स्टॉक देम इन वे सच दैट each stack has the same number and they have to take up a large area of the tray. What is the number that can be placed in each stack for this purpose? Okay, इस दो टाइप का बर्फी है ना, वो उसे एक अरेंज करना है कुछ तरीके से कि जो एरिया हो बेसिकली लार्ज नंबर। बचपन में कुछ क्वेश्चन ऐसा करते होंगे कि दो टाइप है, इसे सबसे लार्जेस्ट एरिया में अरेंज करना हो, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वहाँ पे आप उसे लार्ज अगर है तो आप HCF कैलकुलेट कर दें, और अगर कुछ स्मॉलेस्ट होता है तो वहाँ पे आप LCM कैलकुलेट करें। 7-8 क्लास में आपने देखा होगा इस चीज़ को। तो हमने इस बेसिस ही कॉन्सेप्ट को लगाना है। एग्जाम्पल 4 आप स्टेटमेंट देखेंगे बुक से, तो 420 एंड 130 हमारे पास दो टाइप का वैल्यूज़ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस 420 और 130 का HCF निकालना है। तो लेकिन हम HCF डायरेक्टली डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, बट हमें यहाँ पे जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम है उसको फॉलो करते हुए HCF को कैलकुलेट करना है। बस इस क्वेश्चन में ही करना है। तो 420 को हम क्या लिख सकते हैं, 130 इंटू 3, क्योंकि ये इसे लेते हैं A, इसे लेते हैं B, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फिर से रिपीट करते हैं, क्या A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो A इज इक्वल टू B 130 इंटू 3 एंड प्लस ऑफ 30 हो गया। और ये तो 0 नहीं आ रहा है ना, तो फर्दर क्या करेंगे, वैसे 130 को लेंगे यहाँ पे। 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4
प्लस 10 लिख सकते हैं। फिर इस 30 को लेंगे तो 30 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 3 है ना, और प्लस 0, यहाँ पे 0 आ गया ना। इसका मतलब ये वैल्यू जो होगा वो हमारा क्या होगा, इस 420 एंड 130 का HCF होगा। तो द HCF ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू 10। ओके, इसका मतलब वो जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, वो जो स्टैक्स बनाएगा वो बेसिकली वो 10 फॉर ईच काइंड ऑफ बर्फी। बात क्लियर हो रहा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, इसमें हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे यूज किया। ओके, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते गए एंड फाइनली इस तरीके से करते करते हमारा आंसर कितना आ रहा है, वो 10 के इक्वल आ रहा है। तो शॉपकीपर बनाएगा वो 10 का बेसिकली वो बनाएगा, जिस वजह से वो सारा का सारा वो अच्छे से अरेंज हो जाए। ओके, अब आपका काम क्या है, वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 को ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 अब ट्राई करेंगे, ठीक है, एंड 3 4 एंड 5 टोटल 5 क्वेश्चन है। आप टोटली 5 क्वेश्चन को ट्राई करें। नहीं अगर सॉल्व हो पाता है तो फर्दर आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं इस पे आपको एक्सप्लेन करके वीडियो बना दूँगा। ओके।